नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे आज पश्चिम एशिया की, जहां समीकरण बदल रहे हैं और दुनिया भर की नजरें अगर कहीं पर टिकी हुई हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप पर। कभी ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देने वाले ट्रंप अब सुलह की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई युद्ध की आशंकाओं और जमीनी हकीकत ने ट्रंप को अपने बयान बदलने के लिए मजबूर कर दिया है? पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप के बयानों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। एक तरफ जहां वे ईरान के डील ना करने पर सख्त सैन्य कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अचानक से बातचीत का प्रस्ताव दे देते हैं। अब आपको ट्रंप के दावे और उसकी हकीकत बताते हैं कि किस तरीके से बार बार ट्रंप पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत अगर 1 मार्च से की जाए, यानी 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत हुई, जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर पूरे जोर के साथ हमले करने शुरू किए गए थे। तो 1 मार्च को ही ट्रंप ने कह दिया कि 4 से 5 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल इतर रही। 45 से ज्यादा दिनों से यह युद्ध जारी है। 11 मार्च को ट्रंप ने कहा पहले घंटे में जीत गए और उसी दिन कह दिया कि अभी युद्ध से जाना नहीं है। पहले कह रहे थे कि हम जीत गए, उसके बाद कहते हैं हमें युद्ध से जाना नहीं है। 13 मार्च को उनका एक और बयान आता है, जब महसूस होगा तब युद्ध खत्म होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन हकीकत युद्ध खत्म होने का एग्जिट गेट नहीं मिल रहा है अब अमेरिका को। 20 मार्च को कहा गया ईरानी सेना में सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन हॉर्मुज बंद है, ईरान मिसाइलें दाग रहा है। 7 अप्रैल को कहा गया कि 100% जीत, लेकिन हकीकत सीज फायर के बाद बातचीत और उसके बाद कोई डील नहीं हुई। ये 7 अप्रैल को भी ये कह चुके थे कि 100% हम जीत चुके हैं और उसके तुरंत बाद सामने आकर के कहते हैं कि सीज फायर कर दिया है। 14 अप्रैल को उन्होंने कहा युद्ध खत्म होने के करीब है, लेकिन हकीकत क्या थी? हॉर्मुज बंद है और बातचीत पूरी तरीके से नाकाम रही है। जानकारों का यह कहना है कि ईरान की तरफ से मिल रही कड़ी सैन्य चुनौती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। क्या यह ट्रंप की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर युद्ध के नतीजों का डर है? ईरान के पास मौजूद एडवांस मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तकनीक ने अमेरिकी सेना की गणना बिगाड़ कर रखी है। अगर पूरे युद्ध की बात की जाए तो अमेरिका को इसमें भारी नुकसान उठाना भी पड़ा है। ट्रंप के विरोधी दावा कर रहे हैं कि वे युद्ध में संभावित हार या भारी नुकसान को भांप चुके हैं, इसलिए उनके बयानों में अब वो पहले वाली कड़वाहट नहीं है बल्कि हिचकिचाहट नजर आती है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के बार बार बदलते बयान के पीछे के कारण क्या है। पहला कारण जो समझ में आता है वो ये कि वो दुश्मन को भ्रमित करके मैक्सिमम प्रेशर बनाने की रणनीति पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि विजेता दिखा करके, खुद को अमेरिका विजेता दिखा करके सुपर पावर की साख बचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहा है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि ट्रंप टीम में युद्ध को लेकर के मनमुटाव को दूर करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। वहीं चौथा कारण ये कि नेटो सहयोगियों पर दबाव बनाने का प्रयास लगातार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और इसीलिए बार बार वो बयान देते हैं कि नेटो कागजी शेर है। पांचवा कारण यह है कि यूएस में गृह युद्ध के बनते हालात को खत्म करने की कोशिश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। सिर्फ विदेशी मोर्चा ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर भी चुनाव का दबाव अब देखने को मिल रहा है। ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक नया युद्ध उनकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है और यही कारण है कि वे कभी आक्रामक तो कभी शांति दूत बनकर के दुनिया को उलझाए रखना चाहते हैं। ईरान जंग से अमेरिका किस तरीके से तंग आ गया है, जरा वो भी जान लीजिए। ईरान से जो युद्ध चल रहा है, ईरान से जो जंग चल रही है, अमेरिका पर वो दरअसल भारी पड़ते जा रही है और इसकी वजह से अमेरिका को 891.4 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अमेरिका के लिहाज से अगर कोई ये कहे कि ये तो बहुत मामूली से आंकड़े, बहुत मामूली सी रकम है, तो कतई नहीं है, क्योंकि वहां की जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से और हर दिन बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से। एडवांस हथियारों के इस्तेमाल का खर्च लगातार अमेरिका पर बढ़ते जा रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर जैसे एडवांस सिस्टम से खर्च बढ़ गया है। कई सारी मिसाइल्स ऐसी है जो उनके जखीरे से पूरी तरीके से गायब हो गई है, खत्म हो चुकी है। ईरानी कार्रवाई से भी अमेरिका को नुकसान हुआ है, जो कि मिडिल ईस्ट में ही तमाम अमेरिकी एयरबेस पर उठाना पड़ा है उन्हें। ईरानी हमले में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ ईरानी हमले में कई फाइटर जेट्स उनके तबाह हो गए। सवाल यही है कि क्या ट्रंप का यू टर्न ईरान की जीत है या फिर यह तूफान से पहले की शांति है?
फिलहाल ट्रंप के बदलते बयानों ने अमेरिका की विदेश नीति पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। उनके बदलते हुए बयानों ने उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी पर सवालिया निशान उठा दिया है। अब इसी पर करूंगी चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। पलटी मार ट्रंप, ईरान युद्ध में बनेगा। बदले बयान, हार पर बांट रहे ट्रंप क्या? हार का सबूत, ट्रंप का अहंकार हॉर्मुज में चूका। जंग में दिखी औकात, यूरोप ने कहा ट्रंप आउट। शी पुतिन मुस्तफा का डर, ट्रंप बैकफुट पर। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान जंग को लेकर के बार बार ट्रंप के बदलते बयान हार की हताशा है, जिसकी वजह से वो हर घंटे अपने बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल राजन कोशर जी, रक्षा विशेषज्ञ, और ब्रिगेडियर शहदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हैं, अखिल पारेश्वर पत्रकार हैं, चीन से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, प्रमित माकोड़े विदेश मामलों की जानकार है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमित, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो बार बार बयान बदले जाते हैं, क्या उसके पीछे कोई रणनीति है या फिर वही डिमेंशिया वाली बीमारी है? थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप सबको अमेरिका से गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैडम, ये अब जो पैटर्न क्लियर है कि मैडम, देयर इज अ पोलाइट डिप्लोमेसी, देयर इज हार्ड डिप्लोमेसी, एंड देयर इज अ न्यू स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, दैट इज डिप्लोमेसी ऑफ कंफ्यूजन। कि अपोनेंट को हमेशा कंफ्यूज रखो, आप जैसे नहीं, आप जैसे मतलब सभी मीडिया चैनल्स को और मीडिया को भी कंफ्यूज रखो, और मीडिया को एक हेडलाइन मिल जाती है उनकी बातचीत से, पर उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कभी चेंज नहीं होते हैं। ही टैक्टिकली वो बातें चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज, but he's also a businessman. A businessman is a master in adopting, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से सिचुएशन को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि ईरान को किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं हासिल होने देने की, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी प्रकार से नहीं आने का, और हमारे जो खास वहां पे जो मित्र है, जो अलाई है इजराइल, उसको किसी भी प्रकार से हिजबुल्ला और हमास और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनके ऊपर जो वार वार मिसाइल के आक्रमण होते हैं, उसको भी पूर्ण रूप से बंद करने का। लेकिन और इसके लिए एक बात और है कि अगर इस तरीके से बार बार बयान बदल करके वो अपने मैडम, बयान बदलना और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बदलना में बहुत फर्क है। अगर वो स्ट्रेटजी भी है, लेकिन वो बयानों से अगर टीवी चैनल्स को एक हेडलाइन आप दे देते हैं, तो आप दुनिया भर को ये भी तो बता देते हैं कि आप कंफ्यूज हैं। ईरान ने समझ लिया कि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन एक स्टाइल है फाइनल ऑब्जेक्टिव जल्दी से अचीव करने की, कि सामने वाले को हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट में रखिए। लेकिन देखिए, पहले अमेरिका ने पहले 40 दिनों में उनकी पूरी मिलिट्री की जो ताकत थी उसको 80 से 90% तक कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक तरह से धमकी दी, वार्निंग दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको पूर्णतः नष्ट कर देंगे। वो भाषा बड़ी लोगों को बड़ी धमकी भरी लगती है, तो हम पूरी दुनिया उस पर बात करती है, पर उन्होंने एक बार करके दिखाया कि 10 या 15 दिन पहले के आसपास एक प्रपोजल, 4 पॉइंट का प्रपोजल अमेरिका ने भेजा था। उसको ईरान ने जब स्वीकारा नहीं, तो 45 मिनट के अंदर उसके सबसे बड़ा पुल जो मिलिट्री को सप्लाई करता था, लॉजिस्टिक, उस पुल को 45 मिनट के अंदर उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तब उनमें एक दहशत हुई, और IRGC के लोग और उनकी तमाम जो अभी जो सेकंड लेयर की जो लीडरशिप है, फर्स्ट लेयर तो पूरी खत्म हो चुकी है, सेकंड लेयर की जो लीडरशिप है वो तुरंत बातचीत करने के लिए राजी हुई। फिर बातचीत में अमेरिका ने कहा कि हमारे ही टर्म्स पे, केवल हमारी ही शर्तों पे बात होगी, आपकी शर्त नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करेंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, 20 साल के लिए आपको बदलना होगा। इस बात के लिए भी अमेरिका नहीं झुका, और उन्होंने वो वापस आ गए कि सीज फायर या नेगोशिएशन राउंड 1 इज नॉट गोइंग फर्दर, हम इसको खत्म करते हैं। अब उन्होंने एक इकोनॉमिक रूप से उनको पूर्ण रूप से बैकफुट पे ला दिया। उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद
ईरान करके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था। अब अमेरिका ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान पोर्ट से न कोई जहाज जाएगा न कोई आएगा, लेकिन ऐसा न हुआ नहीं ना, आइदर ऑल। ऐसा हुआ नहीं ना। आप देखिए अखिल, आपको सच बताएंगे कि चाइना के साथ क्या हुआ। चाइना अमेरिका की आंखों के नीचे और नाक के सामने से, बिल्कुल आंखों के सामने से बिल्कुल मैडम अपने मैडम जहाज वहां पर लेकर के 4,000 गया जहाज है। है, अखिल, अखिल, 4,000 जहाज वहां। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, क्यों हुआ ऐसा? किस बात का डर है? साउथ चाइना सी से जो 33% का व्यापार होता है, उस बात का डर है क्या? आप अपना एक सवाल दोहराएंगे? ये मैं मेरे आपसे ये एक्चुअली पूछ आवाज रही थोड़ी। हूँ, अभी यहाँ पर प्रमित की तरफ से ये कहा गया कि एक भी जहाज नहीं निकलेंगे, अमेरिका ने हॉर्मुज को नाकेबंदी करके ये कह दिया। मेरा आपसे सवाल ये है अखिल कि उसके बावजूद चाइना के जहाज वहां से निकलते हैं, चाइना की तरफ से कई सारे बयान भी आए थे, और उसके बाद अमेरिका के ऊपर क्या ये साउथ चाइना सी से जो व्यापार होता है 33% का, उसके तहत एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया चीन को? देखिए, डेफिनेटली चाइना जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। और इस समय जो चाइना का जो एक स्ट्रेचर है वो काफी मतलब एक अमेरिका को अच्छी टक्कर वो देता है हर लिहाज से। और अमेरिका चीन के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है कि जिससे वो अमेरिका को काफी दबाव में ला सकता है। और रही बात वो जहाज की चाइना ने, वो कहते हैं चाइना का जो जहाज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो अपना लेकर आया है ये चीज। तो इससे दिखता है कि चाइना जो है उसकी जो एक शक्ति है वो नजर आती है पूरी दुनिया में। और जिस तरीके से चाइना ने और रशिया का अपना एक ग्रुप है, एक समूह है, तो उससे भी एक साफ झलकता है कि अमेरिका जो है वो चीन को हल्के में नहीं लेता। तो चाइना जो है उसकी मजबूती उसी से ही नजर आती है। और चीन ने बार बार उसको बोला भी है अमेरिका को कि इस तरीके से करना ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और जो ये वाटर वेज है, जो जल मार्ग है, वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए है। तो इसको इस तरीके से नाकाबंदी करना ये किसी के हित में नहीं है। तो ये, और आपको एक चीज और मैं बताऊं कि अमेरिका ने जो जो डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो रिसेंट बहुत जल्दी उकते शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी उनकी होनी है। वो चाइना विजिट भी करेंगे। आज ही उन्होंने कुछ एक मैसेज भी किया है कि वो शी जिनपिंग से मिलने के लिए वो आतुर है और वो गले लगाने के लिए भी कुछ वो देख रहे हैं। तो तो इससे ये पता लगता है कि अमेरिका जो है वो चाइना को हल्के में नहीं लेता है। चीन का जो स्ट्रेचर है वो अब बहुत मजबूती से है। और अमेरिका को जो एक लेवल है वो, मतलब उसका जो जो एक वो एक दमखम जो था वो अब काफी इस युद्ध के बाद से हमें साफ नजर आता है कि वो काफी हल्के में होता जा रहा है। तो ये चीज है कि चाइना जो है आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अपना एक दबदबा काफी कायम है। ठीक है, कुछ जहाज थे हालांकि रोके भी गए थे मैथनॉल लेकर के जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिगेडियर सर, आप जरा ये बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर हॉर्मुज पर एक तरफ नाकेबंदी कर दी गई है, दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि कुछ बयान ऐसे आने लगे हैं कि अब हॉर्मुज पर हम भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहे हैं, जो ईरान करने वाला था अमेरिका भी वही गुनगुनाते हुए नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं जो पूरा युद्ध है इसलिए शुरू हुआ कि ईरान के तेल पर कब्जा किया जा सके, और जब कब्जा नहीं कर पाए तो उनके रूट पर ही कब्जा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं पूरे लोगों को सरप्राइज करते हैं। लोग इनको बोलते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी है कंफ्यूजन क्रिएट करना। एक बार मैं एक रेप्यूटेड मैनेजमेंट कॉलेज में एक क्लास ले रहा था चेंज मैनेजमेंट की, तो उसमें मैंने बोला था कि चेंज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रोपोनेंट अगर कोई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। और उनकी मैंने कई चेंज मैनेजमेंट किस तरीके से वो व्यवस्था को चला रहे हैं उनका एग्जाम्पल दिया था। लेकिन ये चेंज मैनेजमेंट आज की डेट में पूरी दुनिया के लिए गले का फांस बन गया है। वो इतने ज्यादा चेंजेस कर देते हैं, इतने ज्यादा अपने वक्तव्यों से पीछे चले जाते हैं कि पूरा विश्व उससे परेशान है। इसके लिए की स्टारमर ने भी उनको बोला कि आप इतने ज्यादा स्टांसेस बदलते हैं कि अमेरिका की लाइन को फॉलो करना मुश्किल है। देखिए अमेरिका ने ईरान का क्या तहस नहस किया। इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद आपने वहां पे प्रदर्शन कराए, प्रदर्शन सक्सेसफुल नहीं हुए तो सत्ता में इंटरफेरेंस किया, फिर मिलिट्री ऑपरेशन लगाया, फिर कुर्द को लेके आए, फिर आप वहां पे गालिबाफ को लेके आए, फिर आपने बोला कि इसे मिडिल ईस्ट को वो गोल्डन एरा बना देंगे, टोल कलेक्ट होगा जिसमें ओमान भी कलेक्ट करेगा, ईरान भी कलेक्ट करेगा।
स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनका इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एनर्जी उनका सिर्फ 1% तमाम तरीके के बयानात, और अल्टीमेटली आप सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए तैयार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से इस ऑपरेशन में बैकफुट पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। इतना बड़ा मिलिट्री माइट, इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर, और वो अपने मिशन को सक्सेसफुल नहीं कर पाए क्योंकि मिशन ही गलत सेट किया हुआ था। चेंज ऑफ रिजीम और तमाम तरीके के जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट को पूरी तरीके से तहस नहस करना और उनके न्यूक्लियर प्लांट पे फुल स्टॉप लगाना। और आज की डेट में जब बात हो रही है पीस की, तो उन्होंने दो कंडीशन देखिए क्या लगाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा खोलना और जो डिसीजन ले सके ऐसे ही आप अपने राजनयिकों को या जो मीडिएटर है उनको भेजिए। लेकिन वो भूल जाते कि जेडी वेंस ने 21 घंटे में 12 बार उनको फोन किया था, तो उनका खुद का डेलीगेशन जो है डिसीजन लेने में काबिल नहीं था। इसी वजह से 21 घंटे में 12 बार कॉल हुई, और बड़े एब्रप्टली जब चीजों को 2 राउंड तो ठीक बात हुई, तीसरे राउंड में उठ के चले गए। जब इतना खटास हो रखी थी तो आप सेकंड राउंड की बात 2 दिन में आप कैसे शुरू कर सकते हैं? और जब आप शुरू करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने मन बना रखा है कि जो डिमांड थी ईरान की, जो 10 पॉइंट प्रोग्राम थे, उस पर कहीं ना कहीं एग्रीमेंट बनेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान खोलने के लिए तैयार है। अब टोल की बात है, अगर अमेरिका फिर से टोल कलेक्शन की बात करता है तो अब देखिए उसका खामियाजा ना पूरे विश्व को भरना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन आपने किया, रिबिल्डअप आपने कर रहा था, और खामियाजा पूरे विश्व के तमाम कंट्री एज ए टोल अगर ईरान को देते हैं या ओमान को देते हैं उनको देना पड़ेगा। तो आपका जो बैड एक्शन था, पुअर प्लानिंग था, उसका लिए पूरा विश्व को आप जिम्मेदार बनाते हैं। इसी वजह से नाटो के कंट्री आपसे अलग हो रहे हैं, इसी से आपके साउथ एशियन कंट्री आपसे अलग हुए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आपसे आउट हुए। तो अमेरिका अलग पजल में फंसा, और आपके बेंजामिन नेतन्याहू आपकी बात सुन नहीं रहे। वो तो कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन तक ईरान पे युद्ध होगा, और जो टॉक आज की डेट में लेबनान और इजराइल की वाशिंगटन में हो भी रही तो इनकॉन्क्लूसिव है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह उसमें है ही नहीं, और वहां की लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को कंट्रोल ही नहीं कर सकती, क्योंकि सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह पूरी तरीके से डोमिनेंट है। तो कुल मिला के उन्होंने खिचड़ी बना रखी, पूरा विश्व का सत्यानाश कर रखा। और आईएमएफ बोलता है कि अगर इस दौर से नहीं निकला तो हम स्टैगफ्लेशन या रिसेशन के दौर में चले जाएंगे। इस चीज में बड़ी खलबली है। तो जो भी डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं वो व्यापारिक दबाव में लेते हैं। एंटरप्रेन्योर जो अमेरिका के उनके ऊपर दबाव लगाते हैं, तब वो किसी बातचीत के लिए तैयार होते हैं। तो ये कहना कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करके एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। उनके बस का ही नहीं है। उनकी सोच वहां खत्म हो जाती जहां पे ईरान उस सोच से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रेमित प्लीज छोटा सा रिएक्शन, मेरे 2 और गेस्ट अभी वेट कर रहे हैं। जो बताए, जब भारत के रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि एक तरह से ये दर्शा रहे हैं कि अमेरिका हार रहा है, और जहां अमेरिका की सोच खत्म होती है वहां ईरान की सोच शुरू होती है। ये फिल्मी डायलॉग बड़े अच्छे लगते हैं टीवी स्टूडियो पे, और अगर आप स्ट्रेटेजी देखें तो मैडम स्ट्रेटेजिकली अमेरिका इज एक्सट्रीमली क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आज एक राष्ट्रपति नहीं, पिछले 7 राष्ट्रपतियों को, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के, अमेरिकन इंटेलिजेंस, दैट इज बोथ डिफेंस इंटेलिजेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, हैज गिवन द रिपोर्ट कि ईरान फंडामेंटली जिहादी इस्लामिक फैसिस्ट regime of Iran is the biggest threat to America। इसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य हो जाता है कि किसी भी प्रकार से ईरान को कंटेन करे। पिछले 5-6 राष्ट्रपतियों ने उतनी शिद्दत नहीं दिखाई जो आज राष्ट्रपति ट्रम्प ने दिखाई, कि हम इस बार वी हैव टू टेक देम आउट। उनके ऊपर अमेरिका के ऊपर से न्यूक्लियर का खतरा पूर्ण रूप से ईरान के देश से नहीं हो, इस पे एक निर्णायक कार्रवाई होगी, और निर्णायक कार्रवाई के अंतर्गत वो इस युद्ध में कूदे। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जब युद्ध शुरू हुआ, 2 सवाल पूछूंगा, 10 सेकंड का समय दीजिएगा। 10 सेकंड। पहली चीज, जब आप टेररिज्म, इस्लाम के टेररिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट, जब आप बोलते हैं कि आप तमाम तरीके की जो डिफरेंस है, आप जो आपसे माइट में, हथियारों में, आर्थिक रूप से मिलिट्रीली कमजोर होते हैं, उन पे आप हमला करते हैं। सुपर पावर से आप हमला नहीं करते। मिडिल पावर और जो लो एंड वाले कंट्रीज हैं उनके ऊपर अपने हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी लगाते हैं। वहां पे आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। आप एक दृष्टि से विश्व को नहीं देखते, आप पावर सेंटर पावर नहीं है, आप पूरे तरीके से एट्रॉसिटी और पूरी तरीके से हमला करने, आप सिर्फ अपना मकसद साधना चाहते हैं और सारे एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करके खुद की मोनोपोली चाहते हैं। आपके अब वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट नहीं है, आपकी कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट है, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, हेजेमोनिस्टिक है, और छोटे कंट्रियों को ऊपर अपना
प्रभुत्व जमाते हैं। आप चाइना से अगर आपका राइवलरी, तो आप चाइना को नहीं मीनाक्षी काउंटर जी, आप कर मुझे सकते, भी क्योंकि वो आंसर उससे दीजिए। रेयर अर्थ मिनरल आपको चाहिए, अभी आपकी विजिट भी वहां होनी है, तमाम तरीके की चीजें, उसमें आप साइलेंट हैं। पुतिन के सामने आप साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन बाकी कंट्रियों के लिए आप क्यूबा में भी चढ़ाई करेंगे, आप कोलंबिया में को भी एक मिनट, धमकाएंगे, आप वेनेजुला में आपने जो अरे किया वो है, ब्रिगेडियर या साहब, लेट मी ग्रीनलैंड में आप आंसर, लेट मी सक्सेसफुल नहीं आंसर हुए। सर। आप 20 सेकंड मांगे थे, आप 2 मिनट हो गए, मेरे को भी आंसर करने अच्छा, का ओके समय ओके दीजिए ओके, मैडम। बोलिए हाँ, नहीं नहीं, बोलिए। देखिए, इस बार रेजिम ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट, एंड अमेरिका इज नॉट गोइंग टू डू द मॉरल पुलिसिंग, या अमेरिका इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज यूनाइटेड नेशन। अमेरिका इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट। दैट मीन्स अमेरिका इज गोइंग टू टॉक अबाउट इज एनर्जी dominance. America is talk about America's military dominance and America's dollar dominance. ये तीनों ही चीजों को थ्रेट है ब्रिक्स से, और जिसमें मेनली रशिया और चाइना का जो एक्सिस है उसके थ्रू अमेरिका को थ्रेट है। अब ये साम दाम दंड भेद की जो चाणक्य नीति कहती है कि यू डोंट अटैक योर मेन अपोनेंट हु इज एज पावरफुल एज यू और द मोस्ट पावरफुल। आप उनके साथ के जो सपोर्ट सिस्टम है उसको धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो उसमें, और वो भी एक्सिस ऑफ एविल है, ऐसा नहीं कि आप निर्दोष आदमी को मार रहे हैं। ईरान पूरी दुनिया जानती है, केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया परेशान थी। आज गल्फ के 5 जो कंट्रीज हैं, उनके पड़ोसी देश हैं, वो भी ईरान से परेशान है। नाटो भी परेशान है, और कुछ हद तक हिंदुस्तान भी परेशान था, क्योंकि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने में भी उनका कहीं ना कहीं प्रकार से सहयोग देते रहते थे। लेकिन बाकी देशों में उतनी हिम्मत नहीं। मैडम, बाकी देशों में उतनी हिम्मत। मुझे लग रहा है आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आपको याद दिलाती हूँ कि जब इस्लामाबाद में ये टेबल टॉक्स चल रही थी प्रमित, उस दौरान क्या कहा गया आपके राष्ट्रपति की तरफ से? उनकी तरफ से कहा गया कि 47 साल से सिर्फ और सिर्फ ईरान से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। ये शब्द थे उनके कि बात करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब हम बात करेंगे। ये उन्होंने जब कहा था तब भी उन्हें थोड़ा याद रखना चाहिए था। अपने बयानों पर वो बहुत क्रॉस करते हुए नजर आते हैं मेजर जनरल अनुज माथुर। और ये सिर्फ उनके बयानों की बात नहीं है, ये बात पूरी दुनिया की है। अगर आप हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर के कल तक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हॉर्मुज पर पूरी दुनिया, यूरोपियन कंट्री, नेटो मेरे साथ आए और इसे खुलवाने में मेरी मदद करे, तो आज आप वहीं पर डेरा डाल करके बैठ गए हैं और पूरी दुनिया का व्यापार आप रोक करके बैठ गए हैं। जब ईरान ये कह रहा है कि हम कुछ देशों को वहां से गुजरने देंगे, आपने उन देशों का भी बट्टा बैठाने की पूरी तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से हमें बिजनेस कर लेना चाहिए। मीनाक्षी, जय हिंद। देखिए, मैं 2-3 पहले बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक बात तो ये पूरी दुनिया में ये एक बात लगातार करी जा रही है कि अमेरिका हार रहा है। ये मेरी समझ से बाहर है। अमेरिका हार रहा है का क्या बेसिस है? आज ईरान की अर्थव्यवस्था चर्जर है। $1 13.5 लाख रियाल में आ रहा है। अमेरिका हार रहा है। ईरान की नेवी आधी से ज्यादा खत्म हो गई है। अमेरिका की एक पाउडर बोट भी नीचे डुबाई नहीं गई है। अमेरिका हार रहा है। ईरान के ऊपर 30,000 हवाई हमले हो गए हैं। अमेरिका के 7 जहाज, जिनमें से 5 एक्सीडेंटली टूटे हैं, 2 जहाज आपने गिराए हैं। अमेरिका हार रहा है। आपकी एयरफोर्स लगभग खत्म है। अमेरिका की एयरफोर्स को कोई डेंट नहीं हुआ। अमेरिका हार रहा है। आपकी आर्मी के जो हायरार्की है, जनरल्स हैं, वो सारे के सारे मारे गए। अमेरिका का एक 13 सोल्जर्स मरे हैं। आपके 3,000 कैजुअलिटीज हो गई है। अमेरिका हार रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, हार कौन रहा है, जीत कौन रहा है। आज आप देखें जिस प्रकार से नुकसान हुआ है। अब उसके अलावा एक और बात हर बार बोली जाती है, यहां पर भी है, बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। आज कल ईरान ने एक फिगर निकाला है कि हमारे 270 बिलियन का नुकसान हो गया। अगर अमेरिका 2 बिलियन रोज भी खर्च कर रहा है तो उनके 90 बिलियन खर्च हुए। ईरान का 270 बिलियन का नुकसान हो गया, फिर भी अमेरिका हार रहा है। कोई तो क्राइटेरिया बताएं आप मेरे को। सिर्फ एक चीज में अमेरिका की हार मैं मानने को तैयार हूं, वो ये है कि अगर अमेरिका पूरी तरह नहीं जीत रहा तो ये अमेरिका की हार मानी जाएगी। लेकिन आप मिलिटरीली अमेरिका ने ईरान को ध्वस्त किया है। इकोनॉमिकली अमेरिका ने ईरान को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। और जहां तक सवाल वहां की इंटरनल इश्यूज का है, 47 साल से ईरान सफर कर रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो अब मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानने को, मतलब मिलिटरीली, मेरा मिलिट्री माइंड, मेरे भी 38-40 साल की नौकरी है, मेरे को कभी ये समझ में नहीं आया कि किस पैरामीटर में अमेरिका हार रहा है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय वाटर है, अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे मित्र जो चाइना से आए हैं, उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय लॉ, चाइना, अगर दुनिया में अगर कोई एक देश है जिसको अंतरराष्ट्रीय लॉ के बारे में बोलने की भी हिचक नहीं है, वो है चाइना। सारे 15 कंट्रीज उनके नेबरिंग में है, सबके उन्होंने जमीनें कब्जा रखी हैं। वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है।
साउथ चाइना सी में उन्होंने दादागिरी लगा रखी है। वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है, अनक्लॉज की बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं पूरी स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं, समय नहीं है इतना, कि चाइना की इकोनॉमी किस तरीके से पिछड़ गई है इस पूरे संघर्ष के दौरान। आपको पता पड़ेगा कि क्या हाल है। आपको मैं ये बता सकता हूं, चलिए मीनाक्षी, हम इतने दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि चाइना की तरफ से एक 4 पॉइंट का पीस प्रपोजल आया था, किसी भी दुनिया के किसी भी चैनल ने उसको देखने की भी कोशिश करी? ये चाइना की आज की तारीख में इंपॉर्टेंस है, क्या हम बात कर रहे हैं? तो जहां तक सवाल है, हमें सोचना चाहिए मीनाक्षी, कि जब हार जीत की बात होती है, सिर्फ मैं एक क्राइटेरिया बताता हूं कि एज लॉन्ग एज अमेरिका इज नॉट विनिंग, दे आर डीम्ड टू बी लूजिंग, दैट इज द ओनली पैरामीटर। वरना आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, एयर डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इकोनॉमिक्स में और कैजुअलिटीज में 13 डेड अमेरिका के, 3000 डेड ईरान के, फिर भी अमेरिका हार रहा है। कम ऑन, लेट्स नॉट बी फनी। सर हाँ, आप नुकसान, सर आप उसी में जवाब दे दीजिएगा, प्लीज कंटिन्यू। आप अगर ये देखेंगे कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ है, ईरान का ज्यादा हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका नुकसान के मुकाबले में कहीं से कहीं तक दोनों देश एक दूसरे को कम्पीट करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन ईरान फिर भी डट करके खड़ा हुआ है। ईरान पीछे एक कदम भी नहीं लेकर के गया। अमेरिका पीछे अपने कदम कुछ खींच करके अगर लेकर के गया है तो उसे यही कहा जाएगा कि वो हार रहा है। दूसरा सवाल मुझे जरा ये बताइएगा सर, कि जब ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था? उसके पीछे का लॉजिक ये था कि परमाणु हथियार वो ना बना पाए। परमाणु हथियार वो बना चुके हैं या बनाने की कगार पर, ये तो आईएईए तक नहीं जानता है, अमेरिका तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो उन सब के बीच में क्या वो उसे मना पाए हैं उस चीज के लिए? नहीं। बावजूद इसके वो टेबल टॉक पर आने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान मानेगा ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है जैसा है। ये आपका और आपका आकलन है, मेरा आकलन आपसे भिन्न हो सकता है। माफी के साथ आपसे आकलन भिन्न रखने की मेरे को इजाजत दीजिए। मेरा ये मानना है कि आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ईरान को इस युद्ध विराम की ज्यादा आवश्यकता है। जो कह रहे हैं 47 साल से सैंक्शंस थी, उसके बावजूद ईरान खड़ा रहा, लेकिन उन 47 सालों में जो 150 से 160 शिप्स का जो ट्रांस बिजनेस ईरान का हो रहा था, वो बिजनेस चल रहा था। ईरान के ऊपर इस प्रकार की उनके निर्यात के ऊपर कोई रोक नहीं थी। अब जब से ये वहां पर उनका बिजनेस बंद होगा, 90% ईरान का जो निर्यात है वो हॉर्मुज के वेस्ट से हो रहा है। तो उसमें जब वहां पर ब्लॉकेड है, तो जिस प्रकार की आर्थिक मार पड़ने वाली है ईरान को, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और आपके उस प्रश्न का भी मैं उत्तर दे देता हूं कि चाइना का जहाज निकल गया, 150 निकलते थे, एक निकल गया। और वो भी मैं बता रहा हूं, जो ब्लॉकेड है वो किसी और देश के लिए नहीं है, वो ब्लॉकेड ईरान के पोर्ट से आने वाले और ईरान के पोर्ट पर जाने वाले जहाजों के लिए है। ब्लॉकेड लगने के बाद 24 घंटे में एक भी जहाज नहीं निकला था वहां से, एक भी। उसके बाद अगले जितने भी घंटे निकले हैं, उसमें से 6 जहाजों को वहां से वापस भेजा गया है। और जो जहाज निकला है वो ना तो ईरान के पोर्ट से आ रहा था और ना ईरान के पोर्ट में जा रहा था। तो ये बात बयान बिल्कुल यहाँ क्लियर पर है। ये गलत हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने नाकेबंदी लगाई, उसकी वजह से हमने 34 जहाज वहां से निकलने दिए हैं। ये उनके बयानों का विरोधाभास है जो पूरी दुनिया में विरोधाभास खड़े करता है। रही बात सर कि ईरान को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, बिल्कुल है, ईरान को सबसे ज्यादा आवश्यकता, लेकिन प्लीज अमेरिका किसी की भलाई के बारे में सोचे, नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। अगर उसने भलाई के बारे में सोचा होता तो कल तक जिन लोगों के लिए वो ये कह रहा था, जहां पर जनवरी में, फरवरी में प्रदर्शन हो रहे हैं कि लोगों को कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, आज वही रिहायशी इलाकों में घुस करके जब लोगों को डैमेज पहुंचा रहे हैं, तब उन्होंने एक बार नहीं सोचा। इस युद्ध को लड़ने से पहले उन्होंने एक बार वहां के लोगों के बारे में नहीं सोचा है। तो ये अमेरिका भलाई करे ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। मेजर जनरल राजन कोचर, अब अमेरिका अपने बयानों पर बयान बदलते जा रहा है, अपनी स्ट्रेटजी पर स्ट्रेटजी बदलते जा रहा है। 2 दिन में फिर से बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी अब हमने हटा ली है। दोपहर तक ये बयान था कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी के लिए और भी देश हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि हमने 34 जहाज वहां से जाने दिए। अब ये बयान आ गया है शाम ढलते ढलते कि अब हमने वहां से नाकेबंदी हटा ली और हॉर्मुज पर अब कोई नाकेबंदी नहीं होने वाली है। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने 20 मिनट बाद चांस दिया। माफी चाहूंगी, बहुत बड़ा पैनल हो जाता है और आप लोग इतना क्या है कि अच्छा बोलते हैं कि सब कुछ मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक सुने। इसको क्या है कि आर्गुमेंट में ना, इसको एवरीबॉडी वांट्स टू हैव हिज लास्ट वर्ड, तो ऐसा होता नहीं है आर्गुमेंट्स में। आदमी अपने आर्गुमेंट दे एंड ही शुड एग्जिट फ्रॉम दैट, बिकॉज आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट चलती रहेगी, हमारा टाइम इसी में निकल जाएगा चैनल में, और हम जिस एजेंडा को इसको डिस्कस करने आए वो एजेंडा नहीं डिस्कस कर पाएंगे। तो ये देखिए, अब ये हार और जीत की बात हो रही है। इस लड़ाई में ना तो कोई हारा है और ना तो कोई जीता है, बिकॉज ये बोलना कि अगर अमेरिका की
जीत हो गई है, तो आप देखिए कि वो अपना एक पॉलिटिकल एम लेके क्या आए थे और उनका मिलिट्री एम क्या था। अभी हम एक मिलिट्री एस्पेक्ट्स में बात नहीं कर रही, ये कैजुअलिटीज तो होंगी। जब आप सिविलियंस के ऊपर मारेंगे, 3,000 जब आपके मरेंगे, उसमें फौजी थोड़ी है सारे, सिविलियंस है। आपने इसको सिविलियन, आपने एक बच्चों के स्कूल को 175 इसको लोगों को मार दिया, आप इसको कैसे जस्टिफाई करते? आई वांट टू कॉल देम इन कैजुअलिटीज, और आप बोलोगे हम लड़ाई जीत गए। आई मीन इट्स यू सी दिस आर्गुमेंट्स आपको लेके चलिए कि आपका पॉलिटिकल एम क्या था, आपका मिलिट्री एम क्या था, और 40 दिन की लड़ाई के बाद क्या आपका पॉलिटिकल एम हासिल हुआ और क्या आपका मिलिट्री एम हासिल हुआ। अगर आपका मिलिट्री एम हासिल नहीं हुआ, देन हाउ कैन यू से यू हैव वन द वॉर। तो ये एक इसको बारीकी मुद्दा है जिसको आपको समझने की जरूरत है, व्यूअर्स को भी समझने की जरूरत है। दूसरा, आज ईरान ने अपने घुटने नहीं टेके। देखिए, इसको ईरान का मैं कोई फैन नहीं हूं, और इसको ना ही ईरान को इतना दूध का धुला हुआ है, और इसको ईरान अपनी जैसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से काम करता है, जिस तरीके से इस 7 अक्टूबर का इंसिडेंट भी हुआ, हमास ने किया, ये सारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है इसी के। इसको ईरान ही जो इसको दहशत उसने इसको मचा रखी है इस एरिया में, यू नो प्राइम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान की है यहाँ पे। तो इसीलिए कोई ना कोई तो जरिया या ऐसी ताकत किसी के पास इतना गुर्दा होना चाहिए था कि ईरान को रोके, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास था, और इसलिए हमको उसको कमेंट करना चाहिए। बिकॉज ये जो ईरान को इसको रोकने के लिए और उसको बैकफुट पे लाने के लिए और कोई आई डोंट थिंक इसको तरीका था, आपने 12 दिन की लड़ाई में भी हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए आप इस जंग में अपना दोबारा आए लड़ने के लिए। दूसरा है कि आज सीज फायर किसकी जरूरत ज्यादा है? हम इसको बोलते हैं कि ईरान, देखिए ईरान का नुकसान, जनरल माथुर से मैं 100% एग्री करता हूं कि जो इसका नुकसान हुआ ईरान का, शायद इनको 10-20 साल लगेंगे वो नुकसान को पूरा करने के लिए। चाइना और रशिया की मदद उसको मिलेगी तभी ये पूरा कर पाएंगे, इसको वैसे ये पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अमेरिका तो सैंक्शन निकालेगा नहीं। तो इसीलिए आज एक जो आपका एग्जिट है वो यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिट चाह रहा है, इसको ईरान एग्जिट नहीं चाह रहा है इस लड़ाई से। वो इसको बोलता है कि अब तो मैं जितना हो गया, आप इसको और भी कर दो, इसको जितना कर सकते हो कर दो, इसको मैं सहन कर लूंगा, ये आप इससे ज्यादा क्या कर लोगे मेरे साथ आप। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ इन अ हरी टू साइन दिस सीज फायर डील, और इसलिए अभी ये कल की अनाउंसमेंट है, शायद मॉर्निंग की अनाउंसमेंट है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये 2 दिन बाद अभी जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगी और इसमें हम सब कुछ फाइनल कर देंगे। तो इसको मुझे ये उम्मीद है कि फाइनल होगा, बिकॉज एक लेबनान का जो इशू था, इसको लेबनान का जो इशू था वो आई थिंक उनको दे वांटेड टू बाय टाइम, बिकॉज नेतन्याहू को कुछ टाइम चाहिए था। और अगर आप 3 दिन की लड़ाई देखें, हम तो ईरान की बात करते हैं यहाँ पे, अपना फोकस करते हैं लेबनान में। आपको जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स आई फिनिश। इस लेबनान में जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, दे आर मोर देन 3,000 कैजुअलिटीज ऑफ सिविलियंस ओनली। सारे जो घर है वहां पे, जो गांव है वहां पे, उनको ढेर कर दिया इजराइल ने, और इसको रेफ्यूजीज को वापस नहीं जाने दे रहा है। और इसको नेतन्याहू को 7, 10, 15 दिन का टाइम चाहिए था जो ट्रंप ने उसको दिया। अब आप इसको देखेंगे कि ये इसको नेगोशिएशन आपका 2nd राउंड होगा, 3rd राउंड होगा, 4th राउंड होगा, जिसमें इजराइल को टाइम मिलेगा अपने आप को उसको वाइंड अप करके उसको वापस आने के लिए। और इजराइल अपने आप को सिक्योर चाहता है वहां पे। हिजबुल्लाह, जहां पे साउथ लेबनान की बात हो रही है, ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया था, वो उसने अपने आप को उसको वहां पे कंसोलिडेट करके रखा है, और वो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। हाइफा पोर्ट पे इसको हिजबुल्लाह की मिसाइल जाके स्ट्राइक करती है, इसीलिए इजराइल अपनी सिक्योरिटी को बनाने के लिए उसने ये किया। अब उसका तरीका जायज था नाजायज था, उस पर डिस्कशन हो सकती है, बट मुझे लगता है कि अभी एक
स्टेज आ गई इस लड़ाई में कि लड़ाई खत्म होके रहेगी और इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होके रहेगा और स्टेबिलिटी इसको अपना मिलेगी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी उसका डोमेस्टिक प्रेशर है, नेटो का प्रेशर है, उसकी गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है, बहुत प्रेशर है उसके ऊपर लड़ाई खत्म करने जी सर, आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मैं जरा चाहूंगी प्रमित आप बताइएगा, ये वॉर पावर एक्ट का ये क्या प्रेशर है? ये भी एक प्रेशर बन रहा है क्या अमेरिका के अंदर? देखिए, जैसा हमारे मेजर जनरल साहब ने कहा, डेफिनेटली देयर इज अ डोमेस्टिक प्रेशर। यहाँ पर जो महंगाई बढ़ी है 40 दिनों में, वॉर का एक शॉर्ट टर्म पेन्स आर एवरीवेयर। अमेरिका इज आल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पर गैस प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। यहाँ ग्रोसरी प्राइसेस ऑलमोस्ट 25 से 30% बढ़ गई हैं। शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं तो वहां पर 25 से 30% प्राइसेस बढ़ी हैं। और मध्यावधि चुनाव अगले 6 महीने या 4 नवंबर में है, तो उसका प्रेशर जरूर ट्रंप पे ऊपर है और अमेरिका के ऊपर है। पर दूसरा ये एक जो आरोप है कि 130 बच्चे अमेरिका ने मारे, ये बिल्कुल गलत आरोप है। क्या होता है, जैसे रक्षा विशेषज्ञ ये मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मैनी टाइम जब आपकी मिलिट्री कमजोर होती है तो बुजदिली की तरह वो ह्यूमन शील्ड यूज करते हैं, वो छोटे बच्चों को और महिलाओं को। और कई बार आपके अगर बेसमेंट में आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया हो, या फिर आपके बगल में आपके इफ यू आर सेटिंग अप योर स्कूल के बगल में आपने आपके एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किए हो, तो कई बार गलती से वहां पर फायर हो जाते हैं, मिस फायर हो जाते हैं, और उसकी वजह से इस तरह से निर्दोष लोगों की जाने जाती है। और उसमें अमेरिका इज डूइंग इन्वेस्टिगेशन एंड अमेरिका विल, इस तरह की घटनाओं को अमेरिका अपोलोजाइज भी करता है। बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जहां पर वो रजीम है जिसने खुद अपने 25,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को 7 दिन के अंदर मार दिया क्योंकि वो आपकी रजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये कहां की रजीम है? आप उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? हिजबुल्ला और हमास और हुती को सपोर्ट करके आप पूरी दुनिया में टेरर फैला रहे हैं, आप उसको फंडिंग कर रहे हैं, आप उस रजीम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और IRGC के लोग पूरी दुनिया और ईरान के साथ भी छलावा करते हैं। हजारों IRGC के ऑफिसर्स के बच्चे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं, और आप वहां की महिलाओं को न ठीक से पढ़ने देते हैं, न जॉब करने देते हैं। और जो 47 साल पहले ईरान की महिलाएं पूरी दुनिया के लिए मिसाल थी, दे वेर वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव फीमेल्स ऑफ द वर्ल्ड, और आपने उनको हिजाब और बुरके में लाकर उनकी पूरी स्वतंत्रता खत्म कर दी। ये तो वहां की रजीम है। तो होल वर्ल्ड वाज लुकिंग फॉर टू गेट रीड ऑफ दैट रेडिकल रजीम आउट ऑफ देयर। और उसमें अगर अमेरिका हिम्मत करके आज उनको ठोक रहा है, जो देसी भाषा में बात करें तो, इफ अमेरिका इज हर्टिंग देम एंड मेकिंग श्योर दैट देयर विल बी अ रीअलाइनमेंट ऑफ द रजीम और चेंज ऑफ रजीम। उद्देश्य चेंज ऑफ रजीम भी हो सकता है, पर रीअलाइनमेंट तो हो ही गया है। वहां की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा टॉप के लीडर्स खत्म हो चुके हैं। नई लीडरशिप आ गई है। लेकर के लेकिन चल क्यों रहा है? Madam, because as I said, America is by far the best country in the world in terms of military dominance, in terms of dollar dominance, and economically is number 1. और उसके बाद अब आपने देखा एनर्जी डोमिनेंस भी वो चाहता है, और उसका लॉन्ग टर्म में चाइना और रशिया का जो एक्सिस है उसको कमजोर करने का उसका उद्देश्य है। और ये सब बीच के एक मोहरे हैं, बड़े मोहरे हैं। कभी आज ईरान कोई छोटा देश नहीं है, तो अमेरिका नेवर थॉट दैट इट विल एंड इन। अमेरिका को ये भार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया ने बिल्कुल भी ठेका नहीं दिया है देशी भाषा में कि अमेरिका को ये सब कुछ करने की आवश्यकता है। 168 बच्चे जिनकी वो फोटो लेकर के आए थे अब्बास अरागची इस पूरी शांति वार्ता के दौरान, वो कोई देश अपने बच्चों को इस तरीके से उनको अंतिम संस्कार के हवाले करके फिर उनकी तस्वीरें लेकर के किसी शांति वार्ता के टेबल पे आ जाए, ये बहुत हंसने वाले हास्यास्पद बयान लगते हैं। राजन कोचर सर, ये आपकी बातों पर जवाब था, आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, आपको हर एक चीज डिफेंड नहीं करनी चाहिए। अब आप अमेरिका में बैठे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर अमेरिका ने 170 बच्चे मारे हैं या वो आप इसको समझते हैं कि उसमें IRGC के कमांडो छुपे हुए थे स्कूल में। आई मीन अमेरिका मारे नहीं है सर, एक मिनट। हाँ। अमेरिका ने मारे, ये गलत आरोप है सर। बच्चे गलती से आहत, बच्चे के गलत अटैक हुआ है, और उसकी वजह से युद्ध में आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। आजकल जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन जो है ना, वो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 10 मीटर्स। वो जमाना नहीं है कि जब वो 1971 की लड़ाई में या वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में कि आपने एक शेल मारा और उसकी रेंजिंग गलत हो गई, वो 30, 40, 50 मीटर इधर उधर चला गया। सी, आजकल के आधुनिक वॉरफेयर में it is pinpoint targeting, and a country like America or Israel, who are one of the best
उसी मैं उनको इसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और वेपनरी के क्षेत्र में मैं उनको सबसे बेस्ट मानता हूं. I don't think you need to defend this because you are doing something very, very wrong on this channel. If you are defending कि इतने सारे बच्चों की मौतें, आप उसको बोले इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसको मजाक है ये, इसको इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो द कल्प्रिट जो 25,000 सर उसकी भी बात करें, जो 25,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को उन्हीं की रजीम ने, उन्हीं के सिटीजन्स को मार दिया, उसके बारे में क्यों नहीं हम बात करते हैं? और ये तो गलत है ही. अगर निर्दोष बच्चे मरे हैं तो गलती है. जो आपकी फिगर है 25,000 वेस्टर्न मीडिया की, इट्स नॉट द करेक्ट फिगर. अब डोंट गेट कैरिड अवे बाय द नैरेटिव ऑफ द वेस्टर्न मीडिया. मेरे ये आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज वेस्टर्न मीडिया बहुत सारी चीजें, आपका रॉयटर्स हो गया, आपका न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, ईरान की तरफ से कितना फिगर है, आपका फॉक्स न्यूज हो गया, दे आर स्प्रेडिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स बिकॉज ये एक नैरेटिव वॉर का इस जमाना है. विनिंग द माइंड्स ऑफ द अमेरिकन्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू देम. सो दे हैव टू प्रोजेक्ट इट लाइक दिस. और उसको ईरान भी अपनी तरफ से नैरेटिव वॉर करेगा. हर एक देश करता है. हमने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ जब हम इसको सिंदूर में लड़े थे, हमने नैरेटिव वॉर किया था. सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, इसको मैं बस इतना आपको इसको बताना चाहता हूँ, डोंट डिफेंड रॉन्ग एक्शन. बिल्कुल सर, युद्ध में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें डिफेंड बिल्कुल नहीं किया जा सकता है. हाँ, गलती जरूर मानी जा सकती है अगर उस पर मानी जाए. मेजर जनरल माथुर, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, जिससे दोबारा हासिल करने में ईरान को कम से कम 20 साल का वक्त लग जाएगा. ट्रंप की तरफ से ये बयान रिसेंटली जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें कहा गया है उनकी तरफ से. तो क्या अपने आप को ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि आपने ईरान के अंदर परमाणु हथियार बनाने वाले तमाम स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, अब वो परमाणु हथियार बनाने पर राजी हो या ना राजी हो? नहीं, देखिए मीनाक्षी, पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देता हूं. मैंने ये कभी नहीं कहा कि अमेरिका जीता है. मैंने सिर्फ ये कहा कि मिलिटरीली अमेरिका हारा नहीं है. ये बिल्कुल क्लियर है. जो कि आजकल नैरेटिव जो बात कर रहे हैं जल कोचर नैरेटिव वॉर की, वो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अमेरिका की तो बत्ती बंद हो गई. ऐसा नहीं है. नाउ आपका सवाल है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने पिछले बार भी 12 दिन के युद्ध के बाद कहा था आई हैव ऑब्लिटरेटेड द ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. और उसका कुछ नहीं हुआ. अगर इफ यू हैड ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देन व्हाई डिड यू हैव टू हिट देम अगेन 6 महीने के 8 महीने के अंदर. तो जहां तक सवाल इस बात का है, देखिए ये तमाम चीजें जो हैं वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन का हिस्सा हैं. और उसमें अमेरिका भी जानता है कि क्या नुकसान हुआ है और ईरान भी जानता है कि क्या नुकसान हुआ है. 300 मीटर नीचे उन्होंने जमीन के अंदर, पहाड़ों के नीचे टनल्स बना के रखे हुए. अच्छे से अच्छा बम वहां तक नहीं पहुंच सकता. तो ये बात सबको पता है क्या हुआ है. ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है. इन्फेंट्री का जब सोल्जर हूं, मेरे को पता है. दूसरी बात मैं आपको एक बात बताता हूं. देखिए कि ये जो बात थी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है. ये जब से मिडिल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से यूएई से पैसा फ्रीज करने की बात आई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन फ्रोजन, तब से इनकी बात में थोड़ी ढिलाई है, लचीलापन आया ईरान में. उसकी वजह यह है कि वो जितने भी डॉलर थे वहां पर लगे हुए थे, वो सब इनके आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स के और इनके पॉलिटिकल लीडर्स के हायरार्की के, जो कि अपने आप को बिल्कुल खुदा की देन मानते हैं, उनके पैसे हैं. उनके बच्चों के पैसे वहां पर लगे हुए हैं. जब उसके ऊपर मार पड़ी तब इनके अंदर लचीलापन आया. और ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, देखिए समय आपको बताएगा, बहुत समय हमारे पास बाकी है. इस समय जिस प्रकार की परिस्थिति से ईरान गुजर रहा है, ये जब पुराना 71 का जमाना नहीं है, तो महाराणा प्रताप का भी जमाना नहीं है कि घास की रोटी खा करके हम जिंदा रह जाएंगे और अमेरिका को हम फिर भी हम झुकेंगे नहीं. ये सब बातें पुरानी हैं. ये जो 28 दिसंबर 25 और जनवरी 26 में जो प्रदर्शन हुए थे, वो प्रदर्शन इसलिए हुए थे कि 48% इन्फ्लेशन पहुंच गया था और वहां के लोग इस महंगाई और गरीबी के खिलाफ निकल करके बाहर आए थे. आज वो 69% पे है और उनके खुद के स्टेट रिजर्व बैंक का प्रोजेक्शन है, जो कि प्रजेश कियान को दिया गया है, कि 180% तक ये इन्फ्लेशन जा सकता है. तो आप सोच सकती हैं वहां पर क्या होगा. और एक और बात मैं बता दूं कि जस्टिफाई की बात नहीं है. जस्टिफाई ये इंटेंशनली जो 1250 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, वो इंटेंशनल था. सर, आप जब 6 महीने के बच्चे को अपने एक
माइक्रोवेव ओवन में डाल के जला दिया था, वो इंटेंशनल था, और उसके पीछे जो शक्ति थी वो दुनिया सारी जानती है। तो जहां तक सवाल इस प्रकार का है, ये मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूं बताने का कि आज आर्थिक रूप से ईरान बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति में है, और ये जब से ब्लॉकेड लगाए तब से वो परिस्थिति और ज्यादा विकट हो गई है, और इनको समझना पड़ेगा घास की रोटी खा करके जिंदा रहने वाला जमाना समाप्त हो चुका है। जब सर और आप इसी ये वजह बात से कह रहे हैं तब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातों से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी आपकी इस बात की और वहां से आने वाले इस बयान की। अब ब्रिगेडियर, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि पिछले लंबे वक्त से जब ईरान इस युद्ध में उतरा तो उसके बाद से उसके जो आय थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी, तेल बेचने, गैस बेचने से लेकर के। अब 18 लाख बैरल जिस रास्ते से तेल प्रतिदिन जाता है ईरान का, उसे रोक दिया गया तो ऑफकोर्स उन्हें एक और बड़ा झटका, बड़ा नुकसान। उन्हें आवश्यकता है इस युद्ध विराम की, लेकिन अगर अब ये टेबल टॉक होती है दोबारा से 2 दिन के भीतर भीतर, तो क्या ईरान या अमेरिका दोनों एक बात पर सहमत हो पाएंगे? देखिए, सेकेंड राउंड की टॉक इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, और काफी हद तक ये टॉक सक्सेसफुल हुई थी। 2 राउंड सक्सेसफुल हुए थे इस्लामाबाद में। बात कहाँ अटक गई कि बेसिकली जो यूरेनियम एनरिचमेंट पे और बैलिस्टिक प्रोग्राम पे, यहाँ पे बात बनी नहीं, और साथ में जो फंड फ्रीज किए थे इस पे एग्रीमेंट मेरा मानना है कि बनना चाहिए था। लेकिन अब जो सेकेंड राउंड की बात है, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि ये युद्ध अब करीब करीब खत्म के दौर पे है। 2 कंडीशन लगाई हुई, उसको समझना पड़ेगा। पहली कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दीजिए, जिसके लिए ईरान मोस्ट लाइकली एग्री कर जाएगा। सेकेंड राउंड क्या है कि आप डिसीजन लीजिए, IRGC से आप कंसल्ट न करें। तो वही मैं पहले वाले में भी बोल रहा था कि जब आपके JD वैंस 12 बार फोन करके कंसल्ट करते हैं, तो अगर इनका जो राजनयिक दल जाता है, चाहे वो गालिबाफ गए हो, चाहे वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वो गए थे, तो वो भी अपना कंसल्ट करें, उनके पास भी इंफॉर्मेशन है। और उसी दौरान 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में घुसे थे, तो उसकी इंफॉर्मेशन आई थी, जिसकी वजह से ये टॉक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन नॉट स्टैंडिंग दैट, अगर आप इसी बातों में पड़े रहेंगे तो आगे की बात नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा ये अगले 2 दिन में तो मैं नहीं मानता कि बात शुरू हो पाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी में है, वो फास्ट ट्रैक चलते हैं। उनको जो उनके दिमाग में है उसको तुरंत इंप्लीमेंट होना है, फिर वो फिक्र नहीं करते। तो लिहाजा एक सक्सेसफुल होता हुआ मैं देख रहा हूं। लेकिन कई सारी चीजें हैं, मैं कई सारे लोगों को मैंने सुना है। देखिए, युद्ध का निर्णय करता है आपका पॉलिटिकल और मिलिट्री एम, जैसा कि राजेंद्र कोचर सर ने बताया, और आप उसके दूर दूर तक नजदीक नहीं आए, ये मानना पड़ेगा। कितने लोग मार दिए, कितने लोग, कितनी बिल्डिंगें गिरा दी, कितना काइनेटिक डिस्ट्रक्शन किया, और क्या एंड स्टेट आप अचीव कर रहे हैं, कहीं दूर दूर तक आप नजदीक नहीं है। लिहाजा आप ही बार बार 10 पॉइंट प्रोग्राम आप नहीं ईरान के माने, ईरान ने 15 पॉइंट प्रोग्राम नहीं माने, लिहाजा वो भी एक बैक ट्रैक है। और आप ही अब उनके ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे, आप ही वहां पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में खोलने के बाद उनका जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल है बाकी कंट्री में, जो सैंक्शन लगाए थे वो ईरान के सैंक्शन हटाए जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द वॉर आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक नहीं कर पाए, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता चला जाएगा, या वो पहले ही जेनेवा में एग्री कर गया था कि हम अपना फर्दर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो अगर उस पर वो स्टिक करता आज की डेट में, तो एक विन विन सिचुएशन है। दूसरा, वो बैलिस्टिक प्रोग्राम जारी रखेगा, क्योंकि वो उसका एक सॉवरेन राइट है, वो आगे करता रहेगा, उसमें भी आप सक्सेसफुल नहीं। तो जितने आपने एजेंडा सेट किए थे, कहीं आपने कुछ अचीव नहीं किया, डिस्ट्रक्शन किया, लोगों की जान ली, इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में लोगों को डाला, इतना नुकसान हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। लिहाजा आपने पूरे विश्व को आर्थिक क्राइसिस में डाला, इसके लिए आप युद्ध हारे हैं, ऐसा मेरा मानना है। नौ, अब आता है आगे हम किस तरीके से देख रहे हैं ईरान की जो लीडरशिप है। मैंने हमेशा से मसूद पेजेस्कियां को बहुत ही मॉडरेट लीडर माना है। वो इलेक्शन जीते ही इसी वजह से हैं कि वो एक डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास करते हैं, और वो जब से आए उन्होंने बोला कि हम वार्ता सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। और जहां तक ईरान के रेडिकलिज्म का सवाल है, आप ईरान के रेडिकलिज्म पे तो आप तमाम क्वेश्चन मार्क लगाते कि उनके यहाँ बुर्का सिस्टम है, उनके यहाँ वुमेन्स को राइट नहीं है। वही अमेरिका, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन उनके ऊपर साइलेंट है, वहां तो और स्ट्रिक्ट नियम है, वहां पे आप कुछ नहीं बोलते। दहशतगर्दी की आप बात करते हैं कि इस्लामिक रेडिकलिज्म और फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म फैल रहा है। पाकिस्तान में आप वार्ता करते हो, पाकिस्तान को शह देते हैं, और पाकिस्तान से कहते हैं कि आप बगराम एयरफील्ड भी किसी तरह हमको कब्जा करके दिला दीजिए। तो आप इतने ज्यादा दोहरे व्यक्तित्व के मालिक हैं
इतनी ज्यादा दोहरी नीतियां हैं आपकी कि पूरा विश्व में आप एक्सपोज हो रखे हैं। इसीलिए नेटो कंट्री भी आपसे अलग होते चले जा रहे हैं। अमेरिका ने कोई युद्ध को सॉल्व नहीं किया, चाहे वो लीबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हर जगह फेल्योर, हर जगह अटर कंफ्यूजन। तो पूरा पूरा एक हिस्ट्री है मीनाक्षी जी, आपके साथ। जी। अमेरिकन आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन से वो अपनी अहमियत को बढ़ाते हैं, जिससे कि उनका जो डॉलर है वो मजबूत हो। ठीक हो है। क्या रहा था, हो रहा था कि नहीं, युवाओं मीनाक्षी में जी, आज बहुत की डेट में बहुत ट्रांजैक्शन लंबे आरोप लगे हैं। आपके ओके, लोकल ओके। करेंसी में जब ट्रेड की बात होती है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा पिंच करता है। इसी वजह से आपने वेनेजुला कैप्चर किया, इसी वजह से आप ईरान में घुसे, इसी वजह से मिडिल ईस्ट को आप और स्ट्रॉन्ग करना है। आप डॉलर को गिरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अल्टरनेट करेंसी में जब बात हुई थी ब्रिक्स में कि हम अल्टरनेट करेंसी पे ट्रेड करेंगे तो अमेरिकन का तो 100% टैरिफ लगाएंगे, बिल्कुल। तो आप कोई और करेंसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं ठीक है। है, और पंडित, अब जबकि दीजिए वर्ल्ड आप में जवाब। आपकी डेट में आप अलग थलग पढ़ते बहुत चले सारे जा रहे सवाल हैं। पूछ यूरोप लिए क्यों सर ने अलग हो गया, आपसे। ये साउथ हाँ, एशियन कंट्री क्यों अलग हो गया, कोई आपके मदद के लिए आया नहीं, आपने ब्लॉकेड लगाया, सक्सेसफुल हुआ नहीं। ब्लॉकेड ऐसे नहीं लगाया जाता जिस तरीके से आप लगाए। इतने बड़े अरेबियन सी में सिर्फ वो शिप जो ईरान जा रहा है, आ रहा है, उसमें भी स्नीक आउट है, और आप हरमुज खोलने में सक्सेसफुल नहीं हुए। इतने माइंस हैं, आप बोलते हैं कि आपने स्पीड बोट को डिस्ट्रॉय किया। 10 स्पीड बोट डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा, या 100 करने से नहीं होगा। ये लोकल रिसोर्सेज है, फिर मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। जैसे कि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बैलिस्टिक प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपने उनके न्यूक्लियर सेंटर नहीं डिस्ट्रॉय किए, वैसे आप छोटी मोटी अरे जो मीनाक्षी हथियार जी, उनको आप एक कैसे एक destroy ही करेंगे? मोनोलॉग आप थोड़ी बड़े-बड़े चलेगा ना claim मीनाक्षी करते हैं, जी। लेकिन ब्रिगेडियर सर प्रमित जवाब देना चाह रहे हैं, अखिल बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अखिल, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। या सो मीनाक्षी जी, देखिए ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म करने का, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को 80 से 90% खत्म किया गया है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज को 80 से 90% तक खत्म किया गया है। लेकिन जो आज इन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया पे क्यों नहीं कहते, या पाकिस्तान को क्यों नहीं अटैक करते, या दूसरे और तमाम देशों को, क्योंकि दूसरे तमाम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट देश उतने नहीं हैं, और दूसरे देशों से डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल की आवाज नहीं आती है। जानकारी मिडिल ईस्ट के कंट्री की जानकारी नहीं। आप जाके सऊदी अरेबिया यहाँ के बाशिंदों से बात करिए, या आपके कुवैत में जाके देखिए, आप जॉर्डन में जाके देखिए, जो जिस तरीके का लिबरलाइजेशन का फेज ईरान ने देखा हुआ, बाकी कंट्री ने तो वो फेज अमेरिका और डेट टू इजराइल एक बार नहीं 15-15 बार बोला है। इससे अमेरिका का कॉमन सिटीजन इज ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस। आज अमेरिकन राष्ट्रपति पे केवल डिफेंस का प्रेशर नहीं है, अमेरिकन की सामान्य जनता का भी प्रेशर है कि जहां से अगर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, और इजराइल को पूरे दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, ये एक स्लोगनरी होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है। डेथ तो अमेरिका कोई कर ही नहीं सकता, डेथ तो इजराइल कर ही नहीं सकता। ये तो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले जैसे नारे लगते हैं, वैसे वो अरबिक में नारे लगाते हैं। इसका माने नहीं निकाला जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर इतना ही अमेरिका राइट होता तो नो किंग के प्रदर्शन नहीं होते। आपके आपके कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस में आपका इतना विरोध नहीं होता, आर्टिकल 25 लागू नहीं होता। मिलिट्री इज बाय फार द बेस्ट। जब 1.1 ट्रिलियन डॉलर का मिलिट्री पे खर्चा होता है, और जब आपके पास वो ताकत होती है कि दुनिया के किसी भी आप खतरे को मिटा सकते हैं, तो आफ्टर सर्टन वार्निंग यू हैव टू एक्ट ऑन इट। मिलिट्री एंड डिफेंस बजट इज नॉट, देखिए एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 0 है। पेनी पॉकेट में आप लगाएंगे तो आपका डिस्ट्रक्शन इसी तरीके से होगा। आप अचीव ही नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी आर्मी लेके बैठे रहिए, सफेद अच्छा, हाथी पूरी है, दुनिया ये नहीं नहीं कुछ जानती कि वेनेजुएला से उसे किस तरीके से खतरा था। अब आप ईरान को लेकर के अगर ये बातें कह रही तो वेनेजुएला से पूरी दुनिया को क्यों खतरा था, नोबडी नोज। उसके अलावा क्यूबा से लोगों को क्यों खतरा है, किसी को नहीं पता है। ग्रीनलैंड से लोगों को क्यों खतरा है, किसी को नहीं पता है। मैं आती हूँ अखिल आपके पास। खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नाकाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया है, या हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया गया है। 48 घंटे बाद हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला हुआ है। ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है, अब हॉर्मुज के बंद होने की नौबत नहीं आएगी। मेरे हॉर्मुज खोलने से चीन बहुत खुश है, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मेरे हॉर्मुज खोलने से चीन बहुत खुश है। अखिल, इस पर रिएक्शन भी आपका चाहिए। और दूसरा, मैं एक ध्यान आप सबका खींचना चाहती हूँ मलक्का स्ट्रेट की तरफ, क्योंकि अमेरिका पूरा प्रयास कर रहा है कि इंडोनेशिया के साथ अब वो रक्षा मसौदा तैयार कर ले, और उसकी तरफ वो आगे बढ़ भी चुके हैं। अब वो वहां से अगर मलक्का स्ट्रेट पर निगाहें रखना शुरू कर देंगे तो सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि चीन को ही नुकसान होने वाला है। दोनों बातों पर रिएक्शन दीजिएगा अखिल। जी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो हॉर्मुज से जो नाकेबंदी है उसको वो हटा रहा है वो, और ये भी बोला है कि इससे चाइना जो है, शी जिनपिंग, वो बड़े खुश होंगे मेरे इस कदम से। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए चाइना पर बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर बना हुआ था इस नाकाबंदी से, और हॉर्मुज पर जो ये आवाजाही नहीं हो रही थी। और ये जैसे कि सभी जानते हैं कि
करीब 80% जो फ्यूल है वो चाइना को जो है वो वहीं से आता है, ईरान से आता है। और हॉर्मुज जो है वो दुनिया का जो तेल और फ्यूल का जो 5वां हिस्सा वहीं से निकलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जलमार्ग है। तो और मैंने आपको बताया भी था कि ट्रम्प जो है वो बहुत जल्दी चाइना विजिट भी करने वाले हैं और शी जिनपिंग से मिलेंगे। उन्होंने अपने इस बयान में ये भी बात बोली है कि वो काफ़ी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी शी जिनपिंग है, और वो और कह रहे हैं कि वो शी जिनपिंग जो है वो उनको गले भी लगाएंगे। इस तरीके की उन्होंने ऐसी बातें उसमें बोली है। तो अब ये देखिए ना कि इस नाकेबंदी से उनके जो अमेरिका की काफ़ी जो अलाइज हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और बहुत सारे जो देश हैं वो इससे अपनी नक्की काट रहे हैं, यानी कि उसको अपने को अलग कर लिया अमेरिका से। और साथ में कि ये जो नाकाबंदी की है, इसको हम इसमें फेवर नहीं है, हम इसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो वो अलग थलग पड़ गया, और उसको अब ये सब बात समझ में आ गई है कि ज्यादा अग्रेशन दिखाने से कोई फायदा नहीं है। और जिस तरीके से एक ग्लोबल प्रेशर अमेरिका पर, ट्रम्प पर जो बन रहा था नाकाबंदी लगाने से इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर को रिलीज करना चाह रहे हैं। तो अब जो इन्होंने ऐलान किया है कि वो नाकाबंदी हटा रहे हैं, तो वो एक तरह से अपना ही प्रेशर वो रिलीज कर रहे हैं। और साथ में जिस तरीके से कि चाइना को वो उन्होंने बोला है कि, और उन्होंने एक ये भी बात बोली थी कि अपना मतलब एक दमखम दिखाते हुए कि हमने एक एग्रीमेंट किया है चाइना के साथ कि वो अपने जो स्पाई जो जानकारी है, जो गोपनीय जानकारी है, या जो सैन्य उपकरण है, ईरान को नहीं देगा। और इस एवज में हम जो है ये जल्द जो हॉर्मुज है ये हम खोल रहे हैं। पर लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चाइना ने डे वन से पहले ही ये बोल दिया था, जब ये बात आई थी कि चाइना जो है वो ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है, तो चाइना ने उसको एक बेबुनियाद और एक फैक्टलेस बात बोली और कहा कि ये तो इसमें इसमें कोई, ये सिर्फ अफवाह है और हम इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम कोई ईरान को सैन्य मदद नहीं दे रहे हैं, हम कोई गोपनीय मदद नहीं दे रहे हैं, ये चीज। तो आपकी ये जो जल्द हॉर्मुज का जो ये नाकाबंदी हटाने का जो फैसला है अमेरिका का, वो इसलिए है कि वो अलग थलग पड़ गया, उस पर काफी प्रेशर भी बन गया था, क्योंकि वो लंबे समय तक इसको वो नाकाबंदी को वो जिंदा रख भी नहीं सकता था। तो ये कारण है जिस वजह से ये नाकाबंदी हटाई है, और इससे चाइना को काफी खुशी हो रही है। चाइना ने इसको काफी पूरी दुनिया को ये वेलकम खुशी भी किया है, होगी स्वागत हालांकि। किया है इस वाले कदम को। बिल्कुल, ये रोकने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रोका था और अब हटाया है, तो पूरी दुनिया ही इस मामले में खुश होगी। जरा प्रमित ये बताइएगा कि हेक्सेट के खिलाफ 7 पन्नों का महाभियोग प्रस्ताव क्यों आ रहा है? बार बार वहां पर अधिकारियों को हटाया क्यों जा रहा है, वो भी युद्ध के दौरान? देखिए, कुछ जो अधिकारियों को हटाया गया, देर इज अमेरिका में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप इज सुप्रीम, मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट सुप्रीम। और उसमें से कुछ मिलिट्री लीडर्स जो थे वो बाइडन रिजीम के समय के थे। और जब आपकी पॉलिटिकल वेवलेंथ और आपकी मिलिट्री लीडरशिप की वेवलेंथ अगर नहीं मैच होती है, तो कुछ लोगों को रिप्लेस किया गया। इट्स नॉट, और इसमें अमेरिका की मीडिया ने या अमेरिका की जनता ने इसमें कोई ताज्जुब नहीं किया। दुनिया भले ही उस पर एनालिसिस कर सकती है। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉट अ रूटीन प्रोसेस। युद्ध के बीच में जनरली हटाए नहीं जाते हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर माइंडसेट। देन कुछ अधिकारियों को या कुछ टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को रिप्लेस किया गया, बट द बिजनेस इज ऑन एज यूजुअल। उससे बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज as I said, democratically elected political leadership is supreme in America. If they have taken the decision, people have to abide by it. And second is, there is a big mindset change that they have done. Hegseth and Trump administration has informally changed the name of Department of Defense to Department of War. उनका मकसद क्लियर है कि पिछले 25 साल से रशिया और चाइना के साथ मिलकर जो इनका एक्सेस है, उसने अमेरिका के इंटरेस्ट को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका के डोमिनेंस को काफी कम किया है। अमेरिका वांट टू रीगेन इट्स डोमिनेंस एंड अमेरिका वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू ऑल इट्स फ्रेंड्स एंड अलाइज कि अगर आप हमारे साथ में हैं तो सुरक्षित हैं। उन्होंने दिखाया कि इजराइल किस प्रकार सुरक्षित है। इजराइल के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने खर्च किया, बिकॉज अमेरिका वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रू अलाइज। अमेरिका दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। कई बार आपके चैनल के माध्यम से और कुछ चैनल के माध्यम से मैं एक वो कोटेशन सुनता हूं
हूं कि हेनरी किसिंजर साहब ने 50 साल पहले बोला था कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। वो 50 साल पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो अलग थी, तो उस टाइम वो शायद किसी कॉन्टेक्स्ट में ठीक हो सकता था। आज के कॉन्टेक्स्ट में पिछले 20 साल से अमेरिका ने दिखाया है कि अमेरिका फिर का ऐसा दोस्त क्या हुआ कि सऊदी अरब प्रिंस को रशिया जाना पड़ गया? मैडम अभी मैं उससे आप दूसरे देशों के उदाहरण लेते हैं तो इजराइल अमेरिका हैज प्रोटेक्टेड एंड इजराइल इज फ्लरिशिंग। नॉट ओनली इजराइल फील सिक्योर्ड बट आल्सो फ्लरिशिंग इकोनॉमिकली एंड बिजनेस वाइज। सेम इज ताइवान इज फ्लरिशिंग एंड ताइवान बिकेम अ इकोनॉमिक पावर हाउस इन स्पाइट ऑफ चाइना बुलिंग ऑन इट। उसके बाद आप साउथ कोरिया देखें, उसके बाद जापान देखें। अमेरिका ने ऐसी दोस्ती निभाई है कि इराक से लेकर अफगानिस्तान तक, सीरिया तक सबको सब कुछ बेच खाना पड़ गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।